आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं नार्सिसिस्ट के 5 रेड फ्लैग्स और साथ ही साथ इसमें ये भी देखने वाले हैं कि जब एक एम्पैथ नार्सिसिस्ट के इन रेड फ्लैग्स को देखता है तो उनसे निपटने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि जब एक नार्सिसिस्ट को ये पता चल जाता है कि एम्पैथ ने उससे डील करने के लिए कुछ टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब उसे पता चल जाता है कि एम्पैथ अब संभल रहा है तो उसका कंट्रोल छूट रहा है, तो नार्सिसिस्ट क्या करता है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। हाय, माय नेम इज़ रजनी श्री मुकुंदा और दिल की बात में फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने चैनल पर नार्सिसिस्ट और नार्सिसिज्म से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगी, यहाँ पे हम NPD नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं और ये सारे रेड फ्लैग्स यदि आपके पार्टनर में नज़र आते हैं तो अलर्ट हो जाइए। तो उनसे डील करने के लिए आपने क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फर्स्ट है लव बॉम्बिंग। तो यहीं से एक नार्सिसिस्ट जो है असली गेम प्लान स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो वो अपने पार्टनर पे यानी एम्पैथ पे बहुत सारा प्यार लुटाते हैं। फिर उसके बाद वो ज़रूरत ना पड़ने पर भी ऐसे ऐसे गिफ्ट्स ला के देंगे, उनके लिए अवेलेबल रहेंगे, उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, उन्हें मतलब सपोर्ट भी करेंगे। तो एम्पैथ को यही लगता है कि शायद मेरा परफेक्ट सोलमेट मिल गया है, लेकिन रुक जाइए, नार्सिसिस्ट आगे बहुत चेंज होने वाला है। कहीं आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई पार्टनर तो नहीं जो बहुत प्यार लुटा रहा है। अब आपको ये लगने लगेगा कि आपका परफेक्ट सोलमेट मिल चुका है, लेकिन रुक जाइए, नार्सिसिस्ट बहुत जल्द चेंज होने वाला है। वो आपको डिवैल्यू करने वाला है आगे जाके। तो अगर एक नार्सिसिस्ट पर्सन है तो वो ऐसा करते हैं, लेकिन नॉर्मल पर्सन जो है अनकंडीशनल लव करते हैं। उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। अपने पार्टनर को यदि वो दिल से चाहते हैं तो सच में दिल से ही चाहते हैं, लेकिन नार्सिसिस्ट बिना मतलब के कोई काम नहीं करता है। तो ये फ़र्क होता है नॉर्मल पर्सन में और नार्सिसिस्ट में। सेकंड है क्रेजी एक्स स्टोरीज। नार्सिसिस्ट अक्सर अपने पास्ट लाइफ के बारे में कभी ना कभी शेयर ज़रूर करते हैं। याद रखिएगा, वो अपने एक्स के बारे में मतलब कि पास्ट लाइफ में कोई रिलेशनशिप जो था उसके बारे में थोड़ा ना थोड़ा ज़रूर बताते हैं। वो नैरेट करके बताते हैं, भले ही वो बहुत ज़्यादा सीरियस वाला लव था या फिर जो कुछ भी मैटर रहा होगा उनके बीच, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज करके बताया जाता है कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं, बहुत हल्का फुल्का सा रिलेशनशिप था, बस ऐसा आया ऐसा चला गया, ऐसे भी बताते हैं। या फिर ये भी बताते हैं कि वो जो है तुम्हें मतलब उस नार्सिसिस्ट को यूज़ कर रहे थे। नार्सिसिस्ट बेचारा था, वो उनके चंगुल में फंस गया था, मतलब कहीं ना कहीं उसे यूज़ किया जा रहा था। तो नार्सिसिस्ट अक्सर खुद पे सिंपैथी जताने के लिए सामने वाले से यानी एम्पैथ से वो हमेशा ये ट्राई करते हैं ताकि एम्पैथ को लगे कि यार इसके लाइफ में तो बहुत बुरा हुआ, चलो अच्छी बात है कि इसने मेरे साथ शेयर तो किया, ये कितना सच्चा है, ये मुझसे कोई बात नहीं छुपाता है। तो ये जो है आप पे विश्वास जताने के लिए बताया जाता है। भले मैटर कुछ भी बड़ा भी रहा होगा, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के इस तरह स्टोरी बना के दिखाया जाता है कि तुम उस पर विश्वास कर लो। तो नार्सिसिस्ट अक्सर ऐसा भी करते हैं और इसलिए भी करते हैं कि वो तुम्हारा पेशेंस टेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर वो तुम्हें और भी ज़्यादा टॉर्चर करने वाला है, क्योंकि उसके लाइफ में ऐसे स्टोरीज और आने वाली है। तो अभी से अलर्ट हो जाइए। नार्सिसिस्ट अगर किसी पार्टनर के बारे में शेयर कर रहे हैं कोई बातें, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं इसकी पीछे की वजह ये भी हो सकती है कि वो तुम्हारे पेशेंस को टेस्ट कर रहा है कि तुम कहीं इस इन चीज़ों से गुस्सा ना करो या फिर किस लेवल तक का तुम रिएक्शन दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें भी नार्सिसिस्ट टेस्ट करता है कि तुम किस हद तक के गुस्सा कर सकते हो, किस लेवल पे तुम ओवर रिएक्ट कर सकते हो। तो ये एक नार्सिसिस्ट का परफेक्ट प्लान होता है। तो ये सोची समझी साजिश होती है नार्सिसिस्ट की। थर्ड है डोमिनेटिंग बिहेवियर। तो नार्सिसिस्ट अक्सर अपने पार्टनर यानी एम्पैथ को छोटी सी छोटी बात में भी डोमिनेट करते हैं।
वो अक्सर उसे हर बात में नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अब एम्पैथ को अपनी साइड रखनी होती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें बतानी होती है, लेकिन उसकी बातों को कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है, मतलब उसे अनसुना कर दिया जाता है। तो इस तरह से उसका डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। नार्सिसिस्ट को खुद के अलावा और कोई नज़र नहीं आता है। उसने लाइफ में जो कुछ भी स्ट्रगल कर रखा है, हमेशा एज अ विक्टिम वो शो करते हैं कि मेरी लाइफ में मैंने कितने सारे स्ट्रगल की है, मैंने कैसे लाइफ देखी है, आपको तो कुछ भी नहीं पता। मतलब हमेशा वो यही दिखाते हैं। और इसके अलावा उसने जो कुछ भी अचीवमेंट्स कर रखा है, उन सारे अचीवमेंट्स में खुद को एज अ हीरो शो करते हैं। मतलब उनके पूरे ख़ानदान में या फिर उनके पूरे फैमिली में या फिर उनके फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई है ही नहीं। मतलब नार्सिसिस्ट कहीं न कहीं अपने आप को सुपेरियर बताता है, कहीं न कहीं वो दूसरों के मुकाबले अलग है, वो खुद की अच्छाई दिखाता है अक्सर। तो ये भी चीज़ें नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को शो करती है। फोर्थ है आइसोलेशन एंड कंट्रोल। तो नार्सिसिस्ट अक्सर एम्पैथ यानी अपने पार्टनर को अपने ही घर वालों से, अपने ही फ्रेंड सर्कल से, अपने ही रिलेटिव से आइसोलेट कर देते हैं। कहीं ना कहीं उनके खिलाफ झूठी बातें भी बताते हैं दूसरों को, कि दूसरे भी उनसे दूर होने लगते हैं। मतलब नार्सिसिस्ट जो है चाहता ही है कि तुम लोनली हो जाओ, मतलब पूरी तरीके से उस पर डिपेंड हो जाओ। फाइनेंशियली तो तुम डिपेंड रहते ही हो, क्योंकि नार्सिसिस्ट कभी भी वर्क करने नहीं देते, फाइनेंशियली स्टेबल होने नहीं देते, क्योंकि उसको पता रहता है अगर तुम फाइनेंशियली स्टेबल हो गए तो कहीं ना कहीं कंट्रोल छूट जाएगा। तो यही वो जगह है कि वो तुम्हें आइसोलेट करके तुम पे कंट्रोल करना चाहता है, कि तुम हर चीज़ के लिए अब उस पर डिपेंड रहोगे। फिर तुम जब डिपेंड रहोगे तो तुम्हें कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। अब तुम्हें पैसों की ज़रूरत रहेगी तो तुम नार्सिसिस्ट पे डिपेंड रहोगे, इमोशंस की ज़रूरत रहेगी तो नार्सिसिस्ट पे डिपेंड रहोगे, हर किसी चीज़ के लिए तुम नार्सिसिस्ट पे डिपेंड रहोगे। तो ये परफेक्ट गेम प्लान होता है, नार्सिसिस्ट की सोची समझी साजिश होती है ये। तो फिफ्थ रेड फ्लैग है विक्टिम मेंटेलिटी एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। विक्टिम मेंटेलिटी मतलब नार्सिसिस्ट जो है किसी भी तरह के ब्लेम को खुद पे नहीं लेते हैं, वो अक्सर ब्लेम शिफ्ट कर देते हैं एम्पैथ पे यानी अपने पार्टनर पे। मतलब हर किसी गलती की जिम्मेदारी जो है अपने ही पार्टनर पे डाल देते हैं। मान लीजिए घर में कुछ भी गलत हो रहा है, मतलब वो खुद तो ध्यान देते ही नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अगर वो चीज़ उसे पसंद नहीं आ रही है तो उसको हमेशा दोष दिया जाता है अपने पार्टनर को, कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि तुमने ध्यान नहीं दिया है। तो वो खुद पे कभी नहीं लेते हैं, और खुद पे वो बेचारापन या फिर मैं कितना बेसहारा हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं ही ऐसा हूँ, मैंने सब कुछ किया फैमिली के लिए, इसके बावजूद भी मुझे क्या हासिल हो रहा है। बच्चों को लेके भी हमेशा यही बोलते हैं कि औरों के बच्चे देखो और हमारे बच्चे देखो, और वाइफ को लेके भी हमेशा यही कहा जाता है कि औरों की वाइफ देखो इतना, मतलब और हमारी वाइफ को देखो। मतलब उसे कंपेयर करना होता है दूसरों से। अगर वाइफ है तो वाइफ भी ऐसे करती है अपने पार्टनर को लेके, चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो विक्टिम मेंटालिटी इन लोगों की होती ही है। और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी यानी घर से रिलेटेड जो भी जिम्मेदारी होती है, उन्हें वो जिम्मेदारी उठानी नहीं होती है, चाहे बच्चों की हो चाहे घर की हो, वो हमेशा अपने पार्टनर पे डालने की कोशिश करते हैं। उन्हें अकेले रह के लाइफ एंजॉय करना या फिर दोस्तों के बीच रह के लाइफ एंजॉय करना, इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर आज की डेट में थोड़ा भी अकाउंटेबिलिटी एक नार्सिसिस्ट ले भी रहा है तो समझ जाइए आने वाले दिनों में नार्सिसिस्ट पीछे हटने वाला है, क्योंकि नार्सिसिस्ट ज़्यादा दिनों तक कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते नहीं हैं। वो धीरे धीरे सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट कर देते हैं अपने पार्टनर पे। ये आपको आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि आज अगर आपका पार्टनर ऐसा नहीं है लेकिन आप जानते हो कि वो एक नार्सिसिस्ट है, तो आगे जाके वो ऐसा ही करते हैं। क्योंकि आप अभी न्यू हो सकता है कि अभी अभी आपको पता चला है कि आपका जो पार्टनर है वो नार्सिसिस्ट है, लेकिन थोड़े दिन रुक जाइए, फिर आपको पता चलेगा धीरे धीरे हर चीज़ से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आप ही के सर पर आ रहा है। तो नार्सिसिस्ट ऐसे ही होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि जब एक एम्पैथ को नार्सिसिस्ट के इन रेड फ्लैग्स के बारे में पता चलता है तो उसने क्या करना चाहिए।
सबसे पहले तो अपने इंट्यूशन पे पूरा और पूरा भरोसा करना चाहिए कि वो जो कुछ दिख रहा है वो सब सही है और वो जो सोच रही है वो भी सही है। कई बार हम नार्सिसिस्ट के साथ जब लाइफ जी रहे होते हैं, हम सेल्फ डाउट में रहते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट हमेशा इसी तरह का पिक्चर पोर्ट्रे कर देता है कि हम जो सोच रहे हैं वो सब बकवास बातें हैं, हम बहुत ज़्यादा मतलब ओवर थिंकिंग करते हैं। तो नार्सिसिस्ट की ये जो बातें होती है कहीं न कहीं घर कर जाती है, काफ़ी साल लग जाते हैं, काफ़ी सालों तक के तो हम वही पिक्चर देखते हैं जो नार्सिसिस्ट हमें दिखा रहा है। हमारे मन में बस वही आता है जो वो कह रहा है। तो आप ध्यान में रखिएगा, आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, आपके इंट्यूशन पे पूरा-पूरा भरोसा रखिए। फर्स्ट है सेट फर्म बाउंड्रीज़, यानी मजबूत सीमाएँ बनाइए। सबसे पहले तो आप अपने नार्सिसिस्ट पार्टनर से ये बताइए कि उनकी लिमिटेशंस क्या है। मतलब आपकी हदें आपको पार नहीं करनी है, बस ये चीज़ यहीं तक सीमित है, आपने क्लियर बात करनी है। नो बोलना सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप नो नहीं बोलोगे, हर चीज़ में एग्री कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, तो नार्सिसिस्ट को कभी नहीं डील कर पाओगे और ये तकलीफ़ें आपको बहुत मिलती ही रहेगी आगे चल के भी। अब आपको पता चल गया है कि आपका जो पार्टनर है वो नार्सिसिस्ट है, तो एटलीस्ट आज से ही आपने बाउंड्रीज सेट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आपने बाउंड्रीज सेट नहीं किया तो नार्सिसिस्ट आगे आपको और टॉर्चर करने वाला है, क्योंकि उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि तुम्हारे अंदर क्या चल रही है बातें और तुम क्या क्या करते हो, कहाँ जाते हो, तुम मतलब हर चीज़ जो उससे शेयर कर देते हो ना, कि तुम्हारी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, तुम्हारी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है और तुम आगे क्या करने वाले हो, या फिर तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम क्या अर्न कर रहे हो। जब तुम कोई बाउंड्री सेट नहीं करते हो ना, तो नार्सिसिस्ट के लिए बहुत ईज़ी हो जाता है तुम्हें मैनिपुलेट करना, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता है कि तुम कहाँ वीक हो और तुम्हें कौन-सी चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर जाती है, और तुम्हारी फ्यूचर प्लानिंग भी बता देते हो, तो वो भी पता चल जाता है। कुछ सेविंग्स के बारे में बता देते हो, वो भी पता चल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, वो तुम्हें मतलब एक वक़्त का इंतज़ार करते हैं, तो परफ़ेक्ट उसी चीज़ पे वो अटैक करते हैं। इसलिए बाउंड्री सेट करना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट है। इनफैक्ट नार्सिसिस्ट आपकी बाउंड्रीज़ को टेस्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन बिना किसी गिल्ट के आपको नो बोलना सीखना पड़ेगा, तभी आप नार्सिसिस्ट को डील कर पाओगे। सेकंड है डोंट एक्सप्लेन टू मच, क्योंकि वो एक नार्सिसिस्ट है। उसको यदि तुम जस्टिफ़ाई करोगे या आर्ग्यू करोगे या एक्सप्लेन करोगे या फिर आप डिफेंड करोगे खुद को, तो वो हर चीज़ को तुम्हारे खिलाफ ही यूज़ करते हैं। मतलब कुछ भी बोल लो, लेकिन नार्सिसिस्ट जो है हार नहीं मानते हैं। वो रिएक्शन पे और रिएक्ट करते हैं। मतलब तुम छोटा-मोटा भी रिएक्शन दे दो, तो उस पे उसको एक परफेक्ट मतलब उसके ईगो को बूस्ट मिलता है, उसके जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है उसको बूस्ट मिलता है, तो वो और ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है। फिर वो और ज़्यादा ऐसा आपको टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो नार्सिसिस्ट के लिए तो बस एक ही है कि ग्रे रॉक टेक्निक। अगर आप ग्रे रॉक टेक्निक जानते नहीं हो, तो मेरी वीडियोज़ को जाके देखिए, उसमें ग्रे रॉक टेक्निक के बारे में मैंने बताया है। तो ग्रे रॉक टेक्निक का इस्तेमाल करके नार्सिसिस्ट से डील किया जाता है। क्योंकि नार्सिसिस्ट लॉजिकल बातें समझते नहीं हैं। आप कितना भी उसे समझा लो, कितनी भी लॉजिकल बातें उसके सामने कर लो, लेकिन फिर भी उसे उन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आपकी बातों को आप पे घुमा देते, ट्विस्ट कर देते हैं। वो आपकी बात को इस तरह ट्विस्ट कर देते हैं कि असली मैटर जो था वो साइड में रह जाता है, लेकिन बिना मतलब की बातों पे बहस होती रहती है। इसलिए नार्सिसिस्ट के साथ अगर आप डील कर रहे हो, तो ओवर एक्सप्लेन मत कीजिएगा और आर्ग्यू भी मत कीजिएगा। उसको रिएक्शन देना मतलब उसके ईगो को बूस्ट करना है। इसलिए उसको ग्रे रॉक टेक्निक बेस्ट रहेगा। वो ऑलरेडी मैंने बना रखा है वीडियो, आप देख सकते हो। तो नार्सिसिस्ट के साथ जब भी लड़ाई करोगे तो अगली बार ध्यान में रखिएगा कि बिना सर पैर की बातें होने वाली है और उनको ये चीज़ें भी ध्यान में नहीं रहने वाली है। कुछ दिनों बाद वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करेंगे और आपको लगेगा कि हम बिना मतलब के क्यों लड़ रहे थे। मतलब आपको खुद को भी याद नहीं आएगा। नार्सिसिस्ट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे रिएक्शन को याद रखते हैं, लेकिन मैटर क्या था
उस मैटर पे तुमने क्या डायलॉग बोला था, उसने क्या डायलॉग बोला था, और वो कौन सी ऐसी बात थी जो तुम्हें बुरी लगी थी जिस वजह से तुमने रिएक्शन दिया था। तुम्हारे रिएक्शन को याद रखा जाता है, लेकिन बात कौन सी थी ये नार्सिसिस्ट भूल जाते हैं या फिर याद रखना नहीं चाहते। तो उस पे फिर से वही आर्गुमेंट होगा, इसलिए बिना मतलब की लड़ाई होगी। नार्सिसिस्ट ऐसे ही होते हैं। थर्ड है प्रैक्टिस इमोशनल डिटैचमेंट, यानी भावनात्मक दूरी। नार्सिसिस्ट को इमोशनल फ्यूल देना बंद कीजिए, क्योंकि नार्सिसिस्ट जो है वो इसी पे जीता है। अगर आपने किसी भी तरह के गुस्से से रिएक्ट करना स्टार्ट किया तो वो हमेशा इन्हीं चीज़ों से तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं। तो वो कभी भी तुम्हें गुस्सा भी करे, मैनिपुलेट भी करे, तो तुम शांत बन जाइए, ग्रे रॉक टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए, जिससे नार्सिसिस्ट से दूरी बनाने में या फिर उसके साथ उस सिचुएशन को निकालने में आसानी हो सकती है। पर ध्यान रहे कि रिएक्ट ना करें। मुश्किल है, क्योंकि रिएक्शन देना एक ह्यूमन नेचर होता है। अगर सामने वाला हमारी बुराई कर रहा है तो हम ऑटोमेटिकली रिएक्शन दे ही देते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए, क्योंकि वो नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो नार्सिसिस्ट है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं, गाली गलौज करते हैं, फिजिकल एब्यूज़ करते हैं। तो नुकसान किसका होता है? एम्पैथ का होता है, यानी उसके पार्टनर का होता है, नार्सिसिस्ट का नहीं होता है। तो इसलिए खुद को सेफ रख के चलना है, तो ग्रे रॉक टेक्निक का इस्तेमाल करना ही होगा। फोर्थ है एक्सेप्टेंस। आप ये मान लीजिए कि नार्सिसिस्ट को आप कभी भी नहीं बदल सकते हो, क्योंकि अक्सर एम्पैथ को यही लगता है कि मैं अपने प्यार से अपने पार्टनर को यानी नार्सिसिस्ट को बदल दूंगी या बदल दूंगा। लेकिन एक चीज़ का हमेशा याद रखिए कि नार्सिसिस्ट कभी बदलते नहीं हैं। वो हमेशा जैसे थे वो आगे जाके और ख़तरनाक बन जाते हैं, और भी ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, और भी ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, लेकिन चेंज नहीं होते हैं। इसलिए उन्हें बदलने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि नार्सिसिस्ट को बदलना नामुमकिन है। फिफ्थ है ट्रस्ट योर रियलिटी। अपने सच पे भरोसा रखिए, क्योंकि नार्सिसिस्ट जो है गैसलाइटिंग करने में बहुत उस्ताद होते हैं। तुम्हें कंफ्यूज करके रख देते हैं। मतलब तुम जो सोच रहे हो कहीं ना कहीं तुम्हारी मनगढ़ंत कहानियां हैं, तुम पागल हो, इस तरह की बातें अक्सर नार्सिसिस्ट करते ही है अपने पार्टनर से। मतलब उन्हें अक्सर यही कहना होता है कि तुम अपने ख्याली पुलाव पकाते हो, और तुम्हारे दिमाग की उपज है, जो तुम अपने दिमाग में कुछ भी सोच लेते हो, कहानियां बना लेते हो, और फिर वो नार्सिसिस्ट को तुम बोल देते हो, उसके बारे में तुम गलत सोचते हो। ये हर नार्सिसिस्ट अपने पार्टनर को बोलते ही है। इसलिए आप ना एक डायरी बना लीजिए। जब भी नार्सिसिस्ट ने ऐसी कोई बात बोली है जो आपको याद रखना ज़रूरी है, आप नोट करते जाइए, क्योंकि कुछ दिनों बाद जब भी ऐसा कुछ मैटर निकलता है, नार्सिसिस्ट उस बात को झुठला देते हैं कि ऐसी तो बात कभी हुई ही नहीं थी, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो वो कहीं न कहीं तुम्हारे मेमोरी पे भी टारगेट करते हैं। मतलब एक एम्पैथ जो है खुद पे डाउट करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपके कोई ख़ास फ्रेंड होंगे तो उनसे ये बातें ज़रूर शेयर कीजिएगा कि नार्सिसिस्ट जो भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कभी बोलता है, कुछ करता है जो तुम्हें ऐसा लगता है कि बताना चाहिए, और आगे जाके जब भी तुम्हें खुद पे डाउट आए तो तुम उन्हें पूछ सकते हो कि उस दिन मैंने तुमसे ये बात की थी क्या? क्योंकि हमारी मेमोरी जो है इस तरह हो जाती है नार्सिसिस्ट के साथ रहने के बाद, हम अपने ही बातों में डाउट करके हम अपनी मेमोरी को इतना मतलब भूलने लगते हैं जो हमारे साथ हुआ था। क्योंकि नार्सिसिस्ट जो है एक क्लियर पिक्चर हमारे विजन के सामने आने से रोक देते, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी होती है, कभी बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा, नफ़रत, गाली-गलौज। तो इतना मतलब एक्टिव रहता है माइंड, तो इतना थका देने वाला काम करता है नार्सिसिस्ट। तो एनी टाइम हमारा जो माइंड है ना थक जाता है। तो अब नार्सिसिस्ट जो भी करता है तो कहीं न कहीं हमें वो चीज़ों को अब लिख लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम खुद पे डाउट करना स्टार्ट करते हैं। अब ये चीज़ हमेशा आप याद रख लीजिएगा, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ है आपको सच क्या है, झूठ क्या है, ये पता करने में आसान हो जाएगा, और फिर दोबारा आप अपने आप पे डाउट नहीं करोगे। सिक्स्थ है वॉक अवे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो नार्सिसिस्ट पार्टनर है आपकी मेंटल हेल्थ खराब कर रहा है या आपकी मेंटल पीस खो रही है, तो आप उस जगह से हट जाइए।
कुछ समय के लिए हट जाइए, या फिर आप अपने घर वालों के घर जा सकते हो, यानी अपने पेरेंट्स से मिल सकते हो या फिर फ्रेंड सर्कल में मिल सकते हो। थोड़े समय के लिए तो उस जगह से आपको दूर होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो है आपके दिमाग पे असर कर देती है ये चीज़ें। और अगर मान लीजिए आप ज़्यादा समय तक के ऐसी जगह रुकते हो जहाँ से आपको स्ट्रेस मिल रहा है, एंजाइटी मिल रहा है, डिप्रेशन मिल रहा है, आपका मेंटल पीस खो रहा है, तो कहीं न कहीं सेल्फ डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए खुद के पीस के लिए और खुद के मेंटल हेल्थ के लिए आपको उस जगह से हट जाना पड़ेगा। कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन कम से कम खुद को सेफ तो रख पाओगे। और अगर मान लीजिए ज़्यादा समय तक आप ऐसी जगह रुक जाते हो, तो कहीं न कहीं आपकी एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, और ये आपके सेल्फ डिस्ट्रक्शन का कारण बनते हैं। इसलिए आप समय रहते ही उस जगह से कुछ समय के लिए ही हट जाइए, ताकि खुद को सेफ रख सकें। तो चलिए अब देखते हैं कि नार्सिसिस्ट को जब पता चल जाता है कि आप जो है उसके कंट्रोल से छूटते जा रहे हो, कहीं न कहीं आप अब अलर्ट हो जा रहे हो, तो वो फिर से आप पे कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? फिर वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, ताकि आप जो है परेशान हो जाओ और आप खुद को गिल्टी महसूस करो और सामने वाले से माफ़ी माँग सको। तो ऐसे में एम्पैथ ने क्या करना चाहिए? उनके इसी साइलेंट ट्रीटमेंट का फ़ायदा उठाकर एम्पैथ ने अपने सेल्फ ग्रोथ या सेल्फ केयर या सेल्फ लव पे फ़ोकस करना चाहिए। क्योंकि एक नार्सिसिस्ट के साथ जब आप डील कर रहे होते हो, उनके साथ लाइफ़ स्पेंड कर रहे होते हो, बहुत ही लाइफ़ थका देने वाला होता है। तो आपके पास टाइम ही नहीं रहता है खुद के बारे में सोचने के लिए। अब जब आप दोनों के बीच में बहस ही नहीं हो रही है, कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो आप ना उनके सामने जाके मुझसे बात करो, इस तरह की भीख मत माँगिएगा। आप लोग उनसे मतलब ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो, क्योंकि यही वो वक़्त है, गोल्डन पीरियड है कि आप जो है खुद से प्यार करके खुद से जुड़ सकते हो। आपको इग्नोर करना ही पड़ेगा इन चीज़ों को। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो नार्सिसिस्ट तो चाहता ही ये है, कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट हो, आप उनके पीछे-पीछे भागो, तो आपको ये नहीं करना है। थर्ड है नार्सिसिस्टिक रेज। अब उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो ऐसे में आपको चिल्लाना, चीखना, इनसे बचना होगा। तो नार्सिसिस्ट आपको गुस्सा ज़रूर दिलाएँगे, आपके साथ बहस करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन आपको कोई भी इमोशनल रिएक्शन नहीं देना है उसको। अगर आप ग्रे रॉक टेक्निक इस्तेमाल करके बोरिंग बन के उसके सामने रहोगे, तो उसके लिए आसान नहीं रहेगा आपको तोड़ने के लिए। या फिर वो बहुत ज़्यादा प्रोवोक करते हैं, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो आप उस जगह को छोड़ के बाहर निकल जाइए, क्योंकि वहीं रहोगे तो हो सकता है कि आप जो है अपनी सीमा क्रॉस कर लोगे। मतलब ग्रे रॉक टेक्निक जो है अब वर्क नहीं करेगा। आप कुछ बोल ही दोगे। आपको यदि डर लग रहा है कि आपके मुँह से भी कुछ निकल जाएगा, तो बेहतर यही होगा कि, क्योंकि अब उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, अगर आप कुछ भी जवाब दोगे तो आपको पता है कि नार्सिसिस्ट क्या कर सकते हैं। वो वैसे तो गालियाँ देते ही हैं, फिज़िकल अब्यूज़ करने से भी कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो बहुत सारे नार्सिसिस्ट जो है फिज़िकल अब्यूज़ करते ही हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो फिज़िकली अब्यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ़ वो गाली-गलौज करते हैं, ठीक है? तो आपको उस जगह से हट जाना पड़ेगा, ताकि आप अपने आप को सेफ़ रख सको। नार्सिसिस्ट अक्सर बहुत ज़्यादा झगड़ा करने के बाद वो इस तरह जताते हैं, अचानक से प्यार बरसाना स्टार्ट कर देते हैं। अचानक से बहुत तुम्हारे पे मतलब इमोशंस जताते हैं, ताकि तुम जो हो चेंज हो जाओ और तुम्हारा मन पिघल जाए और उसको लेके फिर से सोचने लगे, मतलब उसके प्यार में पड़ जाए फिर से। और तुम्हें थोड़े समय के लिए ये लगता है कि चलो कपल में तो ये सारी बातें कॉमन है, लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं। आपने ऐसे इससे पहले कर भी चुके होंगे कि काफ़ी बार आप दोनों के बीच में लड़ाई भी हुई होगी, और उसके बाद फिर नार्सिसिस्ट ने तुम्हें मना भी लिया होगा, और फिर आपको ऐसा लगने लगा कि कुछ दिनों बाद फिर से वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई, फिर उसके बाद अचानक से एकदम घर में साइलेंस, फिर उसके बाद फिर से थोड़ा-सा प्यार जताया जा रहा है, फिर उसको तुम पे फिर से कंट्रोल किया जा रहा है, फिर कंट्रोल करने के बाद फिर वही टैक्टिक्स को अपनाया जा रहा है। तो ये एक कंप्लीट पैटर्न है, हमेशा यही चलता रहेगा। अगर एक नार्सिसिस्ट के साथ रहोगे तो ये चीज़ें जो है लाइफ लॉन्ग इसी तरह के चलते रहेंगे, कभी नहीं चेंज होने वाला। कि तो याद रखिए कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़
तुम्हें अपनी ओर खींचने के लिए नाटक किया जा रहा है और तुमसे कोई प्यार मोहब्बत ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि उसको आगे तुम्हें और ज़्यादा मैनिपुलेट करना है, और ज़्यादा टॉर्चर करना है। अभी के लिए जो है तुम्हें अपनी ओर खींचने के लिए ये इस तरह का टैक्टिक को आजमा रहा है। ऐसे में एम्पैथ ने क्या करना चाहिए? आपको अपने आप पे पूरा भरोसा रहना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक टेम्पररी बिहेवियर है, फेक लव है, कुछ समय बाद फिर चेंज होने वाला है। तो इसलिए उनके इस टैक्टिक को आप फेल कर सकते हो, उस पे ट्रस्ट ना करके, इमोशंस ना दिखा के। मतलब आपको यदि बात करना है, आप बात कर सकते हो, आप फिर से आप पहले जैसे बिहेव कर सकते हो। लेकिन जो है प्यार जो होता है ना, वो बहुत कीमती होता है। एक बार यदि दोनों के बीच में खटास आ गई है, तो वो प्यार पहले जैसा नहीं आ पाता है। अपने अपने जो इमोशंस, कहने का अर्थ ये है कि अपने इमोशंस को बिना वजह के ऐसे पर्सन पे नहीं लगाना है जो कि वो डिज़र्व ही नहीं करता। क्योंकि एट द एंड ये देखोगे कि तकलीफ आप ही को झेलना पड़ रहा है। उनके इस फेक इमेज को ध्यान में रखते हुए खुद पे भरोसा रखना, खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो याद रखिए, उनके वैलिडेशन की या उनके फेक लव की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपने आप से जुड़ना होगा और खुद से बहुत प्यार करना होगा, क्योंकि तुम अपने आप में इनफ हो। ठीक है? फिफ्थ है इमोशनल इंडिपेंडेंस। नार्सिसिस्ट की सज़ा तभी काम आती है जब एक एम्पैथ पूरी तरह से नार्सिसिस्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं या फिर उनके रिएक्शन से डरते हैं। ऐसे में एक एम्पैथ ने क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उन्होंने अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए, जिसमें उनके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या फिर थेरेपिस्ट शामिल हो। मतलब आपको कोई भी बात शेयर करनी है तो इन्हीं से शेयर करनी है। इनके अलावा नार्सिसिस्ट से कभी भी शेयर नहीं करनी है। और हाँ, आप अपनी खुशी के लिए इन पे भी डिपेंड नहीं रहना है आपको, न नार्सिसिस्ट पे, न इन लोगों पे। आपकी खुशी का रिमोट का कंट्रोल आपके हाथ में रहना चाहिए, न कि किसी और के हाथ में। तो याद रखिएगा, इन सारी चीज़ों को आजमाना होगा, तभी आप एक नार्सिसिस्ट से डील कर पाओगे। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। और जाने से पहले एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो जाते जाते आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगे तो हाइप करते जाइएगा। और हाँ, अगर आप चाहो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स भी कर सकते हो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। और अगर आपके कोई सवाल है या फिर आप कोई बात शेयर करना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर लीजिएगा, ताकि और लोगों तक आपकी बात पहुंचे और इस तरह से दूसरों को भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए, हम यहीं पे स्टॉप करते, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।